वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो भूगोल का मॉडल पेपर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो 4 होने वाला है, साथ ही ये हमारा भूगोल विषय का होगा। टाइम वही रहने वाला है 3 घंटे और 15 मिनट, और इसका जो पूर्णांक होने वाला है वो हमारा 56 नंबर का होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है। चलो एक एक करके 18 के 18 अभ्यास को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, तो बच्चों वो हो जाएगा संसाधन भूगोल। दूसरा है रुको और जाओ, निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, तो बच्चों वो हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो बच्चों वो हो जाएगा चीन। किस विद्वान ने कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी, तो बच्चों वो कहा था माल्थस ने। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर सर्वोच्च रहा था, तो बच्चों वो हो जाएगा नॉर्वे का। सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, तो बच्चों उससे होता है हमें कुनीन प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा धात्विक उद्योग है, तो बच्चों वो हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। अगला सवाल है बच्चों निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है, तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा फुटकर व्यापार। वोल्गा जलमार्ग स्थित है, तो बच्चों ये जो जल मार्ग है ये कहाँ पर स्थित है, तो रूस के अंदर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों वो हुई थी सन 1995 में। कृषि रेशों का उद्योग किस प्रकार का है, वह है ये हमें बताना है कि जो रेशे हैं कृषि रेशों का उद्योग वो किस प्रकार का है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा रासायनिक। ग्रेसन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी बताई गई है, तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा 179 यानी 179 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा नगर परिवहन नगर की श्रेणी में नहीं आता है, तो बच्चों वो हो जाएगा गुवाहाटी। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है, तो बच्चों सीमा सड़क संगठन। कौन से पतन का निर्माण पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों के आयात के उद्देश्य से किया गया है, तो वो हो जाएगा कांडला पतन। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ये हमें बताना है, तो बच्चों वो हो जाएगा नमामि गंगे। लागत दूरी मापी जाती है, यानी जो लागत दूरी है किसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो बच्चों ये हो जाएगा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में श्रमिकों का अनुपात कितना है, तो वो हो जाएगा बच्चों 39.8% श्रमिकों का अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर हमें टोटल बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे जाएंगे हमसे। टोटल जो पूछे जाने वाले हैं वो उनकी जो संख्या होने वाली बच्चों वो हमें 10 होने वाली है। चलो देख लेते हैं। प्रौद्योगिकी किसी समाज के विकास के लिए विकास के स्तर की सूचक होती है, तो बच्चों वो हो जाएगा सांस्कृतिक सूचक होती है। अगला है विश्व की जनसंख्या रूप से वितरित है, तो बच्चों ये हो जाएगा असमान रूप से। क्या हो जाएगा असमान रूप से। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जन्म मृत्यु और तीसरा क्या होता है बच्चों प्रवास। अगला है अमर्त्य सेन ने विश्व का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में किस रूप में देखा है, तो बच्चों वो वृद्धि के रूप में देखा है। तृतीय क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है, तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा सेवा, जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। जूमिंग कृषि को मेक्सिको में क्या कहा जाता है, तो बच्चों यहाँ पर मीलपा कहा जाता है। क्या हो जाएगा मीलपा कहा जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितना था, तो 31.16% था। उच्च क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को नगर कहते हैं, प्रशासन नगर कहते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रशासन नगर कहते हैं। कोयम्बटूर जमशेदपुर भिलाई आदि नगर का उदाहरण है, तो बच्चों ये हो जाएगा औद्योगिक नगर। कौन से हैं ये सब औद्योगिक नगर के उदाहरण है। भारत में सड़क परिवहन का पहला गंभीर प्रयास बनकर तैयार किया गया था, बच्चों वो हो जाएगा नागपुर योजना। क्या होगा बच्चों नागपुर योजना। चलो अगले सवाल देख लेते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारण बताइए, तो बच्चों पहला हो जाएगा हमारा जल की उपलब्धता, यानी जल की कमी होती जा रही है। पहला हो गया जल की उपलब्धता। दूसरे कारण की बात करो तो भू आकृति यानी रहने की जगह। तीसरे की बात करो तो बच्चों जलवायु में निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। और अंतिम हो जाएगा मुद्राएं यानी पैसा। मानव विकास के कोई 2 उपनाम बताइए, तो बच्चों दूसरे वाले के अंदर 3 उपनाम बताने हैं।
तो बच्चों उपागम कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा आय हो गया, दूसरे की बात करो तो कल्याण हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा समता उपागम। विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। तो महानगरों के समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जाए। सीमांत कृषक से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, यानी जो व्यक्ति 183 दिनों से कम काम करता है वो क्या कहलाता है, सीमांत कृषक कहलाता है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व पश्चिम गलियारा के निर्माण का उद्देश्य है, तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो गिलचर यानी सिलचर असम से पोरबंदर को जोड़ता है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सिलचर से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, पोरबंदर को जोड़ता है। अगला है धूम्र कोरा किसे कहते हैं, तो बच्चों हमें बताना है कि जो धूम्र कोरा है वो किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा औद्योगिक नगरों में जब प्रदूषित गैसें व प्रदूषक तत्व सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे से मिल जाते हैं तो उसको हम धूम्र कोरा कहते हैं, यानी जो भी हमारा प्रदूषण है वो किस में मिल जाता है, कोहरे में, तो क्या कहलाता है, धूम्र कोरा कहलाता है। फूटकर व्यापार किसे कहते हैं, वे व्यापारिक क्रियाकलाप जो कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित होते हैं फूटकर व्यापार कहलाते हैं। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो बच्चों तीसरे का आंसर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रत्येक का आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला सवाल है मानव भूगोल के संभववाद उपागम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो संभववाद उपागम की विशेषताएं, मानव अपने वातावरण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है, वह प्रकृति को संशोधित ही नहीं वरन परिवर्तित भी करता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना संभव है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है तथा मानव इसका उपयोग करता है, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति का मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं, तो बच्चों विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यापार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है। यह विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त करवाता है। विश्व व्यापार संगठन इसके सदस्य देशों के मध्य व्यापार संबंधी विशेषताओं का निपटारा भी करता है। रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं और 4 फसलों के नाम बताने हैं कि रोपण कृषि क्या होती है। रोपण कृषि में कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसके किसी एक फसल के उत्पादन पर ही संकेंद्रण किया जाता है, यानी एक ही प्रकार की फसल है उसका उत्पादन किया जाता है। कौन कौन सी हो गई, चाय, रबड़, कॉफी और गन्ना। पनामा नहर के महत्व को प्रकाश डालिए, तो बच्चों पनामा नहर के कारण समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्था के विकास में इस नहर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही इस नहर की यह भी विशेषता है कि इससे दोनों तरफ यातायात होता है। इस नहर का गुजरने वाले जहाजों को कर भी कम देना पड़ता है। परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि पद्धति में हमें अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों के अंदर क्या अंतर होता है। तो बच्चों प्रारंभिक यानी जो पुराने समय में होती थी वो किस प्रकार की कृषि पद्धति काम में ली जाती थी, आधुनिक यानी अभी जो टाइम चल रहा है उसमें किस प्रकार की कृषि का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति में भूजोतों का आकार छोटा होता है। इस पद्धति में भूजोतों का आकार चकबंदी के कारण मध्यम होता है। इसमें उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग कम होता था। इसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होता है। इस कृषि पद्धति में आधुनिक कृषि साधनों तथा जल सिंचाई के साधनों में कमी थी। इस पद्धति में आधुनिक कृषि साधन, मशीनरी, कृषि यंत्र तथा जल सिंचाई का अधिक उपयोग होता है। जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों जल संभर प्रबंधन धरातलीय तथा भूमिगत जलीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन की जल स्तर प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत अनावश्यक बहते जल को रोककर विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण तालाब, पुनर्भरण कुओं आदि के द्वारा भूमि तथा भूमिगत जल का संचय एवं पुनर्भरण किया जाता है। भारतमाला योजना के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तटवर्ती भागों से हुए राज्य की सड़कों का विकास सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ता है। छिलके इलाकों, धार्मिक पट्टनों आदि को जोड़ने की योग्य है। हेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 1500 बड़े पुलों तथा 200 रेल ओवर रेल ब्रिज अंडर ब्रिज का निर्माण किया गया है। लगभग 9,900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय को भी जोड़ता है। आधुनिक जीवन शैली ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, समझाइए। आधुनिक जीवन शैली में
ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं जिनसे ध्वनि प्रदूषण को उत्तरोत्तर बढ़ावा मिलता है। विविध उद्योगों से ध्वनि का उत्सर्जन, मशीनीकृत निर्माण एवं तोड़फोड़ के कार्यों से उत्पन्न ध्वनि, तीव्र चालित मोटर वाहन, वायुयानों से ध्वनि का उत्सर्जन, इसके अतिरिक्त सायरन, लाउड स्पीकर, फेरों वाली के अलावा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सवों आदि से प्रतिदिन ध्वनि का उत्सर्जन होता रहता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए अथवा पर्यटन आकर्षण के किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए। तो सेवा क्षेत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित है: वाणिज्यिक सेवाएं तथा विज्ञापन, कानूनी सेवाएं तथा जनसंपर्क और परामर्श, वित्त, बीमा, वाणिज्यिक और आवासीय भूमि में और भवन जैसी अचल संपत्ति का क्रय विक्रय, उत्पादक और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाले थोक तथा फुटकर व्यापार तथा रखरखाव, सौंदर्य प्रसाधन तथा मरम्मत के कार्य किए जाते हैं, परिवहन तथा संचार तथा रेल, सड़क, जहाज, वायुयान सेवाएं तथा डाक तार सेवाएं आदि, मनोरंजन तथा दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म तथा साहित्य, विभिन्न स्तरीय प्रशासन तथा स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय प्रशासन, अधिकारी वर्ग, पुलिस सेवा तथा अन्य जन सेवाएं, गैर सरकारी संगठन तथा शिशु चिकित्सा, पर्यावरण, ग्रामीण विकास आदि लाभ रहित सामाजिक क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्तिगत तथा सामूहिक परोपकारी संगठन, दैनिक जीवन में काम करने वाले घरेलू सेवाएं। अथवा का आंसर हो जाएगा भूदृश्य। भूदृश्य पर्यटन आकर्षण का मुख्य कारक है। अनेक व्यक्ति आकर्षित करने वाला पर्यावरण में अपनी छुट्टियों को व्यतीत करना पसंद करते हैं, जिसका प्राय अर्थ होता है पर्वत, जिले, दर्शनीय तट, समुद्री तट तथा मनुष्य द्वारा पूरी तरह से अपरिवर्तित भूदृश्य। इतिहास एवं कला, किसी क्षेत्र के इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। व्यक्ति प्राचीन और सुंदर नगरों तथा पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं तथा किलों, महलों, गिरजाघरों आदि का आनंद उठाते हैं। संस्कृति और अर्थव्यवस्था, मानव जातीय स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन आकर्षित करता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की आवश्यकताओं को सस्ते दामों पर पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है। वर्तमान समय में घरों में रुकना तथा लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, यथा गोवा में हेरिटेज होम्स तथा कर्नाटक में मेडिकेरे तथा कुर्ग आदि। भारत में गन्ना के कृषि एवं उत्पादक क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा का प्रश्न है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान परत भूमि एवं पुरातन परत भूमि को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में गन्ने की कृषि तथा उत्पादक क्षेत्र, गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। वर्षा निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र तथा उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात तक फैले हैं। दक्षिणी भारत में इसके कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। ब्राजील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। ये विश्व का 19.76% गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। इसके अन्य उत्पादक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहाँ इसके उत्पादन स्तर अधिक है। भारत में इसका उत्पादन कम है उत्तरी भारत में। अथवा का प्रश्न था कृषि योग्य वृहत भूमि, वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या उससे अधिक समय तक परत या कृषि रहित है। इस समर को सम्मिलित की जाती है। भूमि उदार तकनीकी द्वारा कृषि योग्य भूमि में सुधार पर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान परत भूमि, वह भूमि जो कृषि वर्ष या इससे कम समय के लिए कृषि रहित छोड़ी जाती है, वर्तमान परत भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को कुछ समय के लिए परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस तरह परती छोड़ने से भूमि की क्षीण एवं उर्वरकता तथा पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से भूमि में वापस आ जाती है। पुरातन परती भूमि, यह भी कृषि योग्य भूमि होती है। जब भूमि को 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए कृषि रहित रखा जाता है तो वह पुरातन परती भूमि कहलाता है। अगला सवाल है जल संभर विकास के किन्हीं 3 परियोजनाओं के बारे में बताइए। अथवा का सवाल है जल क्रांति अभियान का उद्देश्य, उसके अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों का विवेचन कीजिए। तो भारत के विभिन्न भागों में जल संभर विकास से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यशील है। हरियाली परियोजना केंद्र सरकार द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई गई है। नीरू मीरू जल और आब कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया है। हर बारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में चलाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीण लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ताल, जोहड़ की खुदाई करके रोक बांध बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण हेतु विभिन्न प्रकार के जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, कुंडों आदि का निर्माण किया जा रहा है। तमिलनाडु में तो घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। अथवा का सवाल है यह अभियान भारत सरकार के 2015-16 में आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रति व्यक्ति आय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। जल की उपलब्धता जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकार संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को प्रस्तावित किया गया है। पहला है जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में 1 ग्राम
जिसमें जल की कमी उसमें चुना गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय आदि। प्रदूषण को रोकने कम करने के लिए जल संरक्षण, कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, भूमि के चयनित क्षेत्र में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य और सुरक्षा आजीविका प्रदान की गई है। अगला सवाल है बच्चों हमारा खंड द है, जिसके अंदर हमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो प्रत्येक प्रश्न है वो हमसे 4 नंबर का पूछा जाने वाला है। चलो पढ़ लेते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता पर वृद्धि की चर्चाएं, परिवहन तथा संचार सेवाओं की सार्थकता और विस्तारपूर्ण स्वरूप। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता एवं वृद्धि। सेवा क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य के अलावा स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन, परिवहन, संचार, दूरसंचार, प्रशिक्षण, तकनीक एवं अनुसंधान जैसे सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व के विकसित राष्ट्रों के साथ साथ अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में कृषि और तथा विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में सेवा सेक्टर अधिक तेजी से बढ़ रहा है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा सेक्टर का भी योगदान बढ़ रहा है। सेवा सेक्टर के बढ़ते महत्व ने सेवा सेक्टर को उत्पादक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश विकसित देशों तथा विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग की तुलना में सेवा सेक्टर के रोजगार में वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से विभिन्न प्रकार की सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य, मनोरंजन, परिवहन तथा दूरसंचार ऐसे ही सुविधाएं हैं। यही नहीं, वर्तमान के अनेक घरेलू बाजार से करवाए जा रहे हैं तथा बाहरी एजेंसियों को ठेके पर कार्य दिया जा रहा है। बाह्य त्वरण का भी परिणाम है। भारत, चीन, यूरोप, पूर्वी यूरोप, इजराइल तथा फिलीपींस जैसे देशों में बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ साथ सेवा क्षेत्र के विकास में विदेशी मुद्रा का भी अर्जन हुआ है। अथवा का प्रश्न, परिवहन तथा संचार सेवाओं की सार्थकता। परिवहन एक ऐसी सेवा तथा सुविधा है जिसके व्यक्तियों, विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये मनुष्य की गतिशीलता के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उद्योग में सहायता देने के प्रति तीव्र तथा सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहते हैं। इस जटिल अर्थव्यवस्था की प्रत्येक अवस्था में परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवहन एवं संचार सेवाओं के अभाव में किसी भी देश का पूरा आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो जाता है। ये सेवाएं वस्तुओं, सूचना तथा जनसंख्या को गतिशीलता प्रदान करती है। साथ ही आधारभूत सेवाओं की आपूर्ति भी इन सेवाओं से की जाती है। इसी प्रकार जीवन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता भी इस स्तर पर निर्भर है। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग संबंधी कार्यों को पूरी करने के लिए तीव्र एवं प्रभावी परिवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। परिवहन के द्वारा ही वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। दूसरी ओर आधुनिक संचार के कारण समय की बचत होती है, मानवीय कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। परिवहन एवं संचार की सेवाओं की उपलब्धता के स्तर पर प्रभाव राष्ट्र के उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय पर पड़ता है। परिवहन तथा सेवाओं का आधुनिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों का विस्तृत टिप्पणी कीजिए। अथवा का प्रश्न है, भारत में जल विद्युत एक निबंध लिखिए। तो अपनी दुर्बलता और विविध उपयोगों के कारण पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम मूलतः द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है। इसकी रासायनिक संरचना, रंग और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंदर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शियरी काल की अवसादी सेलों में पाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व केवल असम के डिगबोई क्षेत्र से ही तेल का उत्पादन होता था। साथ ही उत्पादन होता था। व्यवस्थित रूप से तेल अन्वेषण और उत्पादन के लिए 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना की गई थी। यह आयोग देश के भीतरी तथा तटवर्ती क्षेत्रों में तेल अन्वेषण एवं उत्पादन का कार्य कर रहा है। तो भारत में मुख्य तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा असम। इस क्षेत्र में डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, शिवसागर व सुरमा घाटी प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। डिगबोई देश का सबसे प्राचीन तथा अधिक तेल वाला क्षेत्र है, जबकि नाहरकटिया एक प्राचीन तेल क्षेत्र है जिससे नहरकटिया तथा लकवा प्रमुख तेल कूप है। गुजरात तेल क्षेत्र, इस क्षेत्र में केम्बे तथा कच्छ की खाड़ी के निकट
अंकलेश्वर, कालोल, मेहसाणा, नवागाम, कोसावा, लुनेज प्रमुख तेल क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अपरिष्कृत तेल, ट्रांबे, कोयले के तेल शोधन कारखाने भेजे जाते हैं। अपरतनीय तेल क्षेत्र, इसमें मुख्यतः मुंबई हाई, बसीन तेल क्षेत्र की शामिल किए गए हैं। मुंबई हाई यह क्षेत्र मुंबई क्षेत्र से 160 किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र के स्थित है। इस क्षेत्र में सागर सम्राट जहाज द्वारा 1973 में तेल खोजा गया था और यहाँ का उत्पादन 1976 में प्रारंभ किया गया था। बसीन तेल क्षेत्र यह मुंबई हाई के दक्षिण में स्थित है। उपरोक्त के अतिरिक्त देश के पूर्वी तट पर कृष्ण गोदावरी कावेरी नदी बेसिनों में, असम अराकान सीमा क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप के समवर्ती तटीय क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी क्षेत्र में भी तेल पाया गया है। नलकूपों से निकला गया तेल अपरिष्कृत अशुद्धियों से युक्त होता है तथा इसे शोषित करने वाले तेल साधनों शालाओं में भेजा जाता है। अथवा का उत्तर भारत में जल विद्युत एक सस्ता और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा के 1/4 भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा ही की जाती है। जल विद्युत का उत्पादन कई भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है, जैसे जल विद्युत विकास के लिए ऊंची, नीची तथा ढाल भूमि होनी चाहिए। नदियों के जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि वर्ष भर निरंतर जल उपलब्ध हो सके। मार्ग में झीलें होनी चाहिए क्योंकि ये रेत को रोककर पानी को खराब होने से बचाती है आदि। भारत में जल विद्युत उत्पादन की सभी दशाएं अनुकूल है। देश में कई नित्यवाही नदियां हैं, पठारी धरातल एवं प्राकृतिक झरने हैं। जल विद्युत उत्पादन भारत के आवश्यक भी है क्योंकि हमारे देश में कोयले तेल के भंडार सीमित है। उद्योगों के विकेंद्रीकरण के लिए भी जल विद्युत का उत्पादन आवश्यक है। साधारणतः जल विद्युत उत्पादन करने के लिए नदियों के जल को रोककर बांध बनाए जाते हैं। नदी का जल जब बांध के ऊपरी भाग से बांध के ऊपर आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर गिरता है तो ब्लेड घूर्णन गति करने लगती है, जिससे जनरेटर द्वारा विद्युत का उत्पन्न होता है। कई बार बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि एवं मानव आवास एवं पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी पर निर्मित टिहरी बांध तथा नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार बांध परियोजना का विरोध इस प्रकार की समस्याओं के कारण हुआ है। देश में जल विद्युत का उत्पादन दक्षिणी पठार पर अधिक है। देश में पहला जल विद्युत गृह कर्नाटक में शिव समुद्रम नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। जल विद्युत उत्पादन में कर्नाटक देश में सर्वोच्च स्थान रखता है। देश की कुछ मुख्य जल विद्युत उत्पादन योजनाएं निम्न प्रकार है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में है। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक, कावेरी नदी मेटूर परियोजना तमिलनाडु, वायकारा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु, कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र, भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व के मानचित्र में समुद्री पतनों जो हमें नाम दे रखे हैं उनको भरना है। देखो, मेलबोर्न, मुंबई, न्यूयॉर्क और केप टाउन। तो बच्चों न्यूयॉर्क तो यहाँ पे हो जाएगा, केप टाउन हो गया, मेलबोर्न और हमारा मुंबई का आ जाएगा बच्चों इंडिया के अंदर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में महानगरीय शहरों के नाम लिखने हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हैदराबाद आ गया हमारा यहाँ पर, ये हमारा चेन्नई हो जाएगा, ये हमारा अमृतसर पंजाब में हो गया और लखनऊ हमारा यूपी राज्य के अंदर स्थित है। तो बच्चों ये हमारा भूगोल का कक्षा 12 का मॉडल पेपर 4 था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आगे आने वाले